जब हमने आपसे ये अर्ज़ करने की कोशिश की, कितने लोगों की ये हैबिट है कि जब वो ऐसे के लिए तैयारी करते हैं तो अपनी यूज़फुल कोटेशंस को देखना शुरू कर देता है। वो डेली बेसिस पे कोट्स को जो है वो कलेक्ट करता है। हर ऐसे के लिए उनके पास कम से कम 8-10 जो हैं वो कोट्स कम से कम होती हैं। अगर हम इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं तो हमें आंसर मिलता है कि ऐसे हमारे पास प्रैक्टिस बहुत कम है। ऐसे में हमारे पास इंग्लिश ऐसे के पेपर में फेलियर की सबसे बड़ी वजह ही यही है कि हम अपने पेपर के पैटर्न को कभी भी क्रैक नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। सो द मेन रीज़न इज़ कि कितनी कोट्स हैं आपके पास, यू डू नॉट नो। आपने किस तरह से उसके नोट्स तैयार किए हैं, यू डू नॉट नो। और इवन आपने कितने टॉपिक्स के ऊपर अपने जो है वो रफ ड्राफ्ट्स जो हैं वो तैयार किए हुए हैं, हमें इस चीज़ का भी कोई आइडिया नहीं होता। सो इन तमाम चीज़ों में हमें कोई ना कोई ट्रिक तो होगा, कोई ना कोई रास्ता तो होगा, जिसे हम जो है वो चलने के बाद इंग्लिश ऐसे को आसानी से क्रैक कर सकेंगे। आई एम श्योर कि देयर इज़ अ वे कि जिसपे हम चलेंगे। हर चीज़ का एक दिल होता है, एक हार्ट होता है, एक सेंटर होता है, एक मरकज़ होता है। इंग्लिश ऐसे इज़ नॉट एन एक्सेप्शनल केस। इंग्लिश ऐसे में भी हमारे पास जो है वो वही सेंटर वाली फिलॉसफी, वही थ्योरीज़ अप्लाई होती हैं। अब इंग्लिश ऐसे के केस में हमारे पास जो है वो कौन-से वाले ऐसे केसेज़ हैं? इसमें हमारे पास कौन-सा सेंटर जो है वो होता है? हमारे पास इसमें जो हमने अपनी करंट अफ़ेयर्स की प्रिपरेशन करते हैं, इसमें जो हम अपनी बाकी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशंस करते हैं, उसमें हमें जो डाटा मिलता है, हमें उसको इकट्ठा करना। मान लीजिए पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसीज़ जो हैं वो आजकल क्या चल रहा है, आपके लिए ज़रूरी है कि आपको फ़ॉरेन पॉलिसी के बारे में आइडिया हो। आपके लिए ज़रूरी है कि आपको पता चल रहा हो कि आजकल हमारे पास जो है वो कौन-कौन से मेजर इश्यूज़ हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन से स्टैटिस्टिकल इश्यूज़ हैं। आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। जब तक आपके पास प्रॉपर नॉलेज डेवलप नहीं होता है, सिर्फ़ लैंग्वेज पे फ्लुएंसी या एक्सपर्टीज़ दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू। अगर आपको प्रॉपर तरीके से एंटीडोट्स को इस्तेमाल नहीं करना आता, अगर आपको प्रॉपर तरीके से कोट्स को इंक्लूड करना नहीं आता, अगर आपकी लैंग्वेज के ऊपर गुड कमांड नहीं है, तो इट मीन्स कि यू आर मिस्टेकन, यू आर मूविंग समवेयर एल्स। हमारे पास कुछ ट्रिक्स मैं आपके साथ, कुछ वे आउट्स मैं आपके साथ, कुछ आपके पास सॉल्यूशंस मैं जो है वो इसके लिए शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1, सबसे पहला सॉल्यूशन, हमारा निज़ाम तालीम इस कदर फ़रसुदा है, वी आर लिविंग इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इवन अ लॉट्स मेनी हिस्टोरियंस दे क्लेम कि हमारे पास जो है वो हम फोर्थ वर्ल्ड कंट्री में हैं। हमारे एस्पिरेंट्स की हॉबीज़ जो हैं वो कुछ अजीबो-गरीब तरह से हैं। इनकी हॉबीज़ टिकटॉक पे वीडियोज़ देखना तो हो सकती है, लेकिन जब इनकी राइटिंग को आप देखेंगे, आपको मैच्योर थॉट नज़र नहीं आएगी। मुमकिन है कि मैच्योर थॉट की डेफिनेशन हर एक की मुख्तलिफ हो। आपका रीडर जब ऐसे के पेपर को पढ़ता है और उसको आपके पेपर में मैच्योर थॉट नज़र नहीं आती है, तो वो क्रॉस कर देता है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सर मैच्योर थॉट हम डेवलप कैसे करेंगे? मैच्योर थॉट। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आप मैच्योर थॉट से क्या समझते हैं? जब हमने कहा कि हमारी जो है वो ऐसे के लिए मैच्योर थॉट होनी चाहिए, हम जो लैंग्वेज लिख रहे हैं वो मैच्योर थॉट होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि मैच्योर थॉट क्या होती है? एक सिंपल लाइन में, एक सेंटेंस में बता सकेंगे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैच्योर थॉट? क्या हो सकते हैं? मैच्योर थॉट, मैच्योर थॉट हमारे पास तब वजूद में आती है जब हम नॉन फिक्शन बुक्स को पढ़ते हैं। जब हमने ऑलराइट, जब हम नॉन फिक्शन बुक्स को पढ़ते हैं। अब नॉन फिक्शन बुक्स को पढ़ने का क्या मतलब हुआ? नॉन फिक्शन का मतलब ये है कि जब आपने नॉलेज को फॉर द सेक ऑफ नॉलेज जो है वो गेन करने की कोशिश किया। फिक्शन में तो चीज़ें आपके पास ऑटोमैटिकली चले आती हैं। नॉन फिक्शन से आप सीखते हैं कि किसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच कौन-सा यूज़ किया गया। नॉन फिक्शन आपको सिखाता है कि आर्ट ऑफ आर्गुमेंटेशन क्या है। आपने जो आर्गुमेंट करने हैं वो आर्ट आप कहाँ से लेंगे? ये आपको सिखाता है कि आपका रेटरिक जो है किसी को कन्विंस करने का अंदाज़ जो है वो किस तरह से पावरफुल होगा। ये आपको सिखाता है कि आपका कंटेंट जो है वो दूसरे से यूनिक कैसे होगा। ऑलराइट सर, ये तो समझ में आ गया कि ये मैच्योर थॉट के हमारे पास
अगर कोई इंग्रेडिएंट्स हैं तो ये चाहता है कि इंग्रेडिएंट्स हैं, बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू देन, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? रिमेंबर वन थिंग, फॉर एग्जांपल मुझे आपको किसी को ऐसे लिखना है, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, सो मान लीजिए कि हम लोग जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो है वो कोई ना कोई ऐसे लिखना चाह रहे हैं अपने पेपर में। अब आपका एग्जामिनर आपसे मैच्योर थॉट पे डिमांड ये करता है कि अब आप अपने आइडियाज उन राइटर्स की राइटिंग्स में से लें जिन्होंने उसके ऊपर ऑलरेडी लिखा। मिसाल के तौर पर मैं योवल नो हरारी की किताब की बात करूंगा। आई एम श्योर कि आपने जो है वो उसकी किताब को पढ़ा होगा। एक बड़ी फेमस किताब उसकी जो है वो मौजूद है, 24 लेसन्स फ्रॉम द 21st सेंचुरी। इसके अलावा हमारे पास जो है वो योवल नो हरारी की जो किताब है, हमारे पास होमो ड्यूस। अब यहाँ से जो है हमें एक आर्ग्यूमेंट मिलता है इसकी बुक होमो ड्यूस से कि इसने बात ठीक की थी। इसने ये कहा था कि अल्टीमेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंसानियत के लिए खतरे की बात है। इट इज़ एन एमिनेंट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। अब आप ही किस तरह से आर्ग्यू कर सकोगे जब आपने नॉन फिक्शन को पढ़ रखा है? मान लीजिए मुझे अपनी कंट्री के पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करनी है। मान लीजिए मुझे इसकी इकोनॉमिक फ्रीडम्स के ऊपर बात करनी है। मुझे बताना है कि मेरी कंट्री की जो फ्रीडम किस तरह से, और पाकिस्तान में रहते हुए अगर हम इकोनॉमिक्स को डील नहीं करें तो शायद ये एक ऐसा एलिमेंट होगा कि जिसमें हम बात नहीं कर सकते, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। मान लीजिए कि हमें ये समझना है कि हमारे लिए इनोवेशंस की जो है वो कदर और कीमत क्या है। अगर हम इन तमाम चीज़ों को समझना चाहते हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम रेफरेंसेस लेंगे व्हाई नेशन फेल्ड में से। व्हाई नेशन फेल्स, जो हमारे पास किताब है जेम्स ए रूबिन्सन की, ठीक है? अब ये किताब हमें बताएगी। अब आप इनमें से मुझे बताएँगे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये दोनों किताबें पढ़ रखी हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दीज़ बुक्स? सो कितने ऐसे हैं जिन्होंने इन किताबों का नाम सुन रखा है, उन्होंने पढ़ा नहीं है? देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट। हमें से सभी ऐसे होते हैं, हम सब लोग जो है वो नाम सुनते हैं और नहीं पढ़ते हैं। अगर हम इनको नहीं पढ़ पाते हैं, तो कैसे मुमकिन है कि हम अपने पेपर में आर्ग्यू कर सकें? व्हाटएवर वी आर राइटिंग, अगर हमने इन किताबों को नहीं देखा, तो इट मीन्स कि हम अपने आप को चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। ये किताबें हमारे पास फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिकमेंड की होती हैं। आगे चलते हैं। जब मैं कहता हूँ आपको मैच्योर राइटिंग लिखने हैं, इसका मतलब ये है कि आपने फ़िक्शन बुक में से रेफरेंसेस नहीं देने हैं, नॉन फ़िक्शंस में देने हैं। देखो, जब आप सिविल सर्वेंट बन जाते हो, जब आप जो है वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर चले जाते हो, तब भी आपकी एक हैबिट रहती है और वो होती है आपकी बुक रीडिंग। अगर आपकी बुक रीडिंग ना भी हो, आपको रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ती हैं, एनालिसिस पढ़ना पड़ता है और उसके बाद आपको काम करना पड़ता है। सो आई एम श्योर कि यहाँ तक जो है वो चीज़ें क्लियर हैं। अब हमारे पास एक और इश्यू आ जाता है, सर सारी किताबें तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, हम कंटेंट कहाँ से लें? और इतनी बड़ी-बड़ी किताबें, मान लीजिए कि 1-2 ऐसे में तो हमारे पास इस तरह से आ गया और हमने काम कर लिया, तो हम किस तरह से मुमकिन है कि हम बाकी एसेस के अंदर कंटेंट लें? इसका मतलब है कि आपके पास ये आर्ट मौजूद नहीं है कि आप अपने एसे के लिए इन्फॉर्मेशन कहाँ-कहाँ से कलेक्ट करो। दुनिया में हर चीज़ मौजूद है अगर आप उसके लिए कोशिश करते हो। सो कुछ ऐसा ही हमारे पास है, ऐसे के लिए जब आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करते हो। सो ऐसे के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक मैगज़ीन्स हैं। एंड कम ऑन, व्हेन आई से मैगज़ीन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पाकिस्तानी मैगज़ीन, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स की बात मैं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिस्ट। सो ये सारे के सारे आपके पास वो मैगज़ीन्स हैं जो आपको बताते, ये वो मैगज़ीन है जो कि खुले में आपके लिए जो है वो क्रिटिक करते हैं, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इकोनॉमिक सर्वेज़ देते हैं। ये वो मैगज़ीन्स हैं जो आपको बताते हैं कि लेटेस्ट जो है वो स्टैटिस्टिकल सिचुएशंस क्या चल रही हैं। ये लेटेस्ट स्टैट आपको बताते हैं। ये वो मैगज़ीन्स हैं जो आपको बताते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया, साउथ एशिया के पर्टिकुलर रीजन में मसला क्या चल रहा है, और उसके ऊपर इनके जो कमेंट्स होते हैं उनको पेपर में एज़ इट इज़ आप कोट कर सकते हो। यानी कि उनको एज़ इट इज़ आप अपने पेपर में बयान कर सकते, बेसिस पे नहीं, वीकली बेसिस पे आप अपना काम करने की कोशिश करते हो। आई एम श्योर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं बहुत से अपना काम कर भी रहे हैं, अपना मटीरियल बना भी रहे हैं।
इनके लिए आपने सेपरेट जो है वो रजिस्टर्स बनाना है, सेपरेट नोटबुक्स अपनी बनानी है, टॉपिक का नाम लिखा होना चाहिए, उसके नीचे आप सर्वेज की बातें करो, लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स की बातें करो और हर संडे वाले दिन इनके लिए टाइम निकालो ताकि टाइम एंड अगेन आप इन्हें रिवाइज कर सको। इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग देम देन व्हाटएवर यू आर डूइंग ये एक फजूल एक्टिविटी है। मैं आज ही अपने एक स्टूडेंट से पूछ रहा था, वो बता रहे थे कि वो इसको अलहदा जो है वो नोटबुक के अंदर लिखते हैं। आखिरी काम, जो शायद आखिरी नहीं बल्कि हमारे पास सेकंड लास्ट होगा, हर कोई कहता है, मैं भी कहूँगा क्योंकि ये लाज़िम है, न्यूज़पेपर को डेली पढ़ा करें। मैंने कहा आपने सुन लिया, शायद इस तरह से कई मेंटोर्स ने आपको बताया और आपने सुनने के बाद उसको इग्नोर कर दिया। मेरे पास मुख्तलिफ वजह है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसलिए इसको पढ़ो कि आपकी अंग्रेज़ी अच्छी हो, आप इसलिए पढ़ो कि आप ये सीखो, आप वो सीखो। मेरे नज़दीक अखबार पढ़ने का, न्यूज़पेपर पढ़ने का और ढंग का पेपर पढ़ने का, सही न्यूज़पेपर पढ़ने के 2 तरीक़ेकार होते हैं, 2 रास्ते होते हैं, 2 वेज़ होते हैं। अब ये 2 रास्ते क्या-क्या हैं? पहला रास्ता, पहला फ़ायदा, पहला तरीक़ेकार तो डेफ़िनेटली वही है जो सब बताते हैं कि आपकी लैंग्वेज ठीक होती है और इसमें कोई 2 राय नहीं है। कि आपकी जो है वो लैंग्वेज इसमें वाक़ई जो है वो ठीक होती है। लेकिन एक चीज़ और भी है, कुछ चीज़ें और इम्प्रूव भी होती चली जाती हैं। लैंग्वेज के साथ-साथ जो मेन स्यापा हमारे स्टूडेंट्स का है, द मेन प्रॉब्लम द पाकिस्तानी एस्पिरेंट्स दे आर फीलिंग दैट इज़ अबाउट देयर वोकैब्युलरी। हमारे पास अलमिया ये है, हमें कभी-कभी जो है वो वोकैब्युलरी को याद करने का भूत जब चढ़ता है, हम कोई अच्छी-सी डिक्शनरी या कोई अच्छी-सी किताब या कोई ग्रीक के वर्ड्स लेके बैठ जाते हैं और उसके बाद हमें वो याद नहीं होता। वोकैब्युलरी को तैयार करने का ये कभी तरीक़ाकार नहीं है, याद रखिएगा। इस तरह से कभी वोकैब्युलरी तैयार नहीं होती। अगर डिक्शनरीज़ को बैठ के मेमोराइज़ करने से वोकैब्युलरी तैयार होती, तो सबसे पहले जो है वो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डिक्शनरीज़ को रातों-रात हिफ़्ज़ कर चुके होते। अगर आप ऐसी वोकैब्युलरी को तैयार कर भी लेते हो, तो ये वर्ड्स आप रिटेन नहीं कर पाते हो, रिटेन नहीं कर पाओगे। इन वर्ड्स को मेमोराइज़ करने का एक ही तरीक़ाकार है और वो तरीक़ाकार ये है कि अपने माइंड को पिक्चर्स फ़ीड करना सीखो। सिखाओ अपने दिमाग को कि कैसे पिक्चर्स को रिटेन करना है। डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ने से वो पिक्चर्स माइंड में बनती चले जाती हैं, माइंड सीखता चला जाता है। वक़्त गुज़रने के साथ ऑटोमैटिकली आपकी वोकैब्युलरी इम्प्रूव हो जाती है। मेरा जो मेन मकसद है, जिसके लिए मैं न्यूज़पेपर रिकमेंड करता हूँ, वो ये है। आपका न्यूज़पेपर जो है वो रियल लाइफ़ स्टोरीज़ से बात करता है। ये आपको वो वाली स्टोरीज़ देता है जो आपकी ज़िंदगी से मुल्हिका हैं। अच्छा, अब जब आप रियल लाइफ़ स्टोरीज़ को पढ़ते हो, यहाँ पे आपको एंटीडोट्स मिल जाते हैं। अब जब मैं एंटीडोट्स की बात करता हूँ, ये वो कहानियाँ हैं जहाँ से आप अपने एसे को शुरू कर सकते हो। अब यहाँ से आपको कोट्स मिल जाती हैं। आज ही जो आर्टिकल ऑफ द डे मैंने रिकमेंड किया था, उसका आगाज़ जॉन मिल्टन की एक कोट से हो रहा है। वो तमाम लोग जिन्होंने आज का आर्टिकल ऑफ द डे आई एम श्योर के देखा होगा, उन्होंने देखा है कि आज का जो है वो आर्टिकल इसी से शुरू हो रहा था। ये हमारे पेज का लिंक है, जिन्होंने नहीं देखा था बाद में इसको जाके देख लीजिएगा। इसके ऊपर आर्टिकल ऑफ द डे मौजूद होगा। सो कोट्स आपको मिल जाती हैं और यही जो है वो कोट्स हैं जो आपको आपके एसे के पेपर के अंदर हेल्प आउट करती हैं। आपके एसे के पेपर में आपको बताती हैं कि किस तरह से आप जो है वो आगे चलोगे। देखो हमारे पास एक और अलमिया है, हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारे पास तो डेली डॉन नहीं खरीद सकते हैं या डॉन हमारे पास आती है, वो ई-पेपर में होता है। अब हमें नहीं समझ में आता कि हम कैसे इन चीज़ों को महफूज़ करें। जो आना चाहो हज़ार रास्ते। रिमेंबर वन थिंग, ऐसी हज़ारों एप्लीकेशन मौजूद हैं, 2-4 के मैं नाम बता दूँगा और वो हमारे पास जो है वो एवरनोट का नाम है। एवरनोट एक एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन आप नोट्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। गूगल कीप के नाम से एप्लीकेशन है, ये आपके पास जो है वो नोट्स बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। तो देयर आर लॉट मेनी एप्लीकेशंस जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंड यू कैन प्रिपेयर योर ओन नोट्स। But the thing is that if you are not jotting down the statistics, if you are not, extracting these particular facts, इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी सीख नहीं रहे हो। The stats in your paper, they are very important. So the reports जो आपके पेपर के अंदर हैं, they are very important. आप देखना चाहते हो कि हाउ द सेक्टर ऑफ हेल्थ इज फेसिंग अ पर्टिकुलर इशू, हेल्थ के सेक्टर के लिए जो रिपोर्ट्स डॉन में दी हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यू वांट टू नोट डाउन द डिटेल्स अबाउट योर इकोनॉमी। अब आपकी इकोनॉमी को किन किन मसाइल का सामना है,
अब आपके लिए वो ज़रूरी है, ठीक है? अब आप इनको देखोगे, आपका एजुकेशन सेक्टर जो है वो किस तरह से बुरी तरह से डंप हो रहा है, आप उसको देखोगे। आपकी जुडिशरी जो है वो इनके क्या मसाइल हैं, आपको ये देखोगे। अब जब इनको आप देखना शुरू हो जाओगे, only then you can say, I know how to read a newspaper. And for me, I have already mentioned that the four major reasons, and that is the reason I'm recommending you. You should read your newspaper not for the sake of your English language only. You need to read your newspaper so that you may learn something from the real life stories. So you may learn something from the antidotes. So you may learn something from the courts. Moreover, all the details like your statistics, reports, health, economy, education, and judiciary, these reports are there. And it is not possible. There are a lot many books in the market, and I know the names of the books जहाँ पे फैक्ट बुक आपको मिल जाती है, वो किताब बनी बनाई मिल जाती है। ये कैसे मुमकिन है कि आप सारी रिपोर्ट्स को जो है वो 2-4 दिनों में जो है वो याद कर लो। Kushi app is quite helpful in reading newspaper, but I'm not talking about the application right now. I'm talking about how you're going to make your own notes. So I will take a stop of 30 seconds here. In case you have any question, you can put your questions in the chat box. ये बेसिकली मेरी क्लास हमारे अपने स्टूडेंट्स के साथ थी, लेकिन मैंने चूंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी और मैं ये चाहा कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है मैं चाहता हूँ कि बाकी सबके साथ भी डिस्कस कर लिया जाए। हर चीज का सदका होता है और इल्म का सदका ये है कि अच्छे इल्म को फैलाया जाए। हजरत अली करमुल्ला वजह का ये कौल है। तो आज के दिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप भी पूछ सकते हैं, बट दिस वाज अ स्पेसिफिक सेशन फॉर आवर ओन स्टूडेंट्स, ताकि उन्हें पता चल सके कि हाउ दे आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। सर हमें ये पता चल गया, आपका एग्जामिनर इंग्लिश एसेस में टॉपिक्स पे हिट नहीं करता है, वो आपके थीम्स पे हिट करता है। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाएँ उतना ही बेहतर है। अब ये थीम्स का क्या मतलब है? हम ये थीम्स कहाँ से लेंगे? हमने युवल नोह हरारी की बात की, हमने द व्हाई नेशन फेल्स की बात की, हमने डॉन न्यूज़पेपर की बात की। रिमेंबर वन थिंग, किसी भी चीज़ को देखने के लिए कि उसका रास्ता कैसे है, हमारे पास पास्ट पेपर्स बड़े हेल्पफुल रहते हैं। ये पास्ट पेपर्स ही हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे पास एग्ज़ाम्स होने वाला जो है वो कैसे वाला है। पास्ट पेपर्स वो हैं जो हमें मेजर थीम्स देते हैं, एंड व्हेन आई से थीम्स, इसका मतलब ये है कि आपका एग्जामिनर टाइम एंड अगेन कुछ पर्टिकुलर ऐसे थीम्स हैं जिनको रिपीट करता है। पाकिस्तान के केस में हम एजुकेशन को देख सकते हैं, एग्रीकल्चर को देख सकते हैं, पाकिस्तान के केस में हम जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट को देख सकते हैं। हमारे पास वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो आ जाती है। हमारे पास इसके अलावा जो है लाइक साइंस के ऊपर डेफिनेटली कभी ना कभी वो कर लेता है, टेक्नोलॉजी पे आ जाता है, इनोवेशन के ऊपर वो जो आपसे टॉपिक पूछता है। ये सारे के सारे वो थीम्स हैं जो रिपीट होते हैं। वो आपकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस पूछ लेता है। फॉरेन पॉलिसी को जो है वो हिट करता है। वो आपकी सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो हिट करता है। वो आपकी हेल्थ से इश्यूज जो हैं वो उनको पूछता है। और आखिर में वो आपकी इकोनॉमिक्स को हिट करता है। और क्लाइमेट चेंज तो ऑब्वियसली हमारा है ही है कि इन चीज़ों को हिट करता है। दीज़ आर द थीम्स। अगर आपने इन थीम्स को प्रिपेयर कर लिया, हो ही नहीं सकता कि आप अपने इंग्लिश ऐसे के पेपर में फेल हो जाओ। प्लस इसके साथ-साथ वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिफर बैक, अगर आपने जो है जो आर्टिकल ऑफ द डे हम रोज़ाना फ्री ऑफ कॉस्ट सबको रिकमेंड करते हैं, अगर आप उसको भी फॉलो कर रहे हैं तो उसमें हम ऐसे कि आपको टॉपिक्स बता रहे हो। अब पेपर में आपको रोज़ाना ये टॉपिक्स जो हैं वो इन्हीं से मिलता-जुलता कोई टॉपिक आ जाता है। मसला ये होता है कि हम सब लोग जो हैं वो सेल्फ ब्लैकमेलिंग में बड़ी जल्दी चले जाते हैं। मुझे आता है, मुझे क्या ज़रूरत है लिखने की? अरे! इंग्लिश ऐसे है, ऐसे तो मेरी वैसे ही ठीक है। मैं बचपन से ही ऐसे लिखने में बड़ा एक्सपर्ट था। अब मैं बस लिखता नहीं हूँ, मुझे लिखना आता है। ये अभी मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, वैसे मैं लिखता नहीं हूँ। हम किसी से इवैल्यूएट नहीं करवाते हैं। हमने अपने ऐसे के मुख्तलिफ जो ड्राफ्ट हैं, कभी नहीं चेक करवाए कि हमारे पास ऐसे के ड्राफ्ट्स हैं क्या? पीएमएस का पेपर इवैल्यूएट करते हुए, लेट मी टेल यू समथिंग, जब हम पेपर इवैल्यूएट करते हैं पीएमएस का, बिलीव मी ऐसे बहुत से शायद सवालों के पेपर सामने आते हैं कि हम हैरान रह जाते हैं। दे आर वेरी गुड इन प्रेजेंटिंग द कोटेशंस, दे आर लाइक द स्टैटिस्टिक, दे ग्रिप और द डॉन न्यूज़पेपर, दे साउंड वेरी वेल, देयर आर्गुमेंट्स आर वेरी वैलिड, बट उनकी बहुत बेसिक बेसिक से ग्रामर की गलतियां होती हैं। और होता क्या है,
कि उनका कंप्लीट ऐसे जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारे पास एक फेलियर है, एक डिबैकल है, एक कैटास्ट्रॉफी है और कुछ नहीं होता। अब आपने जब भी जो है अपने एसे की जर्नी पे एम्बार्क अपॉन करना है, रिमेंबर वन थिंग कि आपको लिखना पड़ेगा। अब लिखोगे कैसे? पॉइंट बाय पॉइंट चलो। अगर नहीं लिखना आता, एक जो है वो लाइन लिखो, 2 लिखो, लेकिन लिखोगे तो ओनली देन यू कैन प्रोसीड फर्दर। फिर देखो कि मुझे इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखना है। फिर देखो कि मुझे यहाँ से आगे जो है वो कैसे जाना है। फिर यहाँ से आगे जो है वो कैसे जाना है। फिर मेन बॉडी के ऊपर मुझे कैसे पहुँचना है। फिर देखो कि मुझे कंक्लूजन के ऊपर कैसे पहुँचना है। इसके लिए आपके पास डेफिनिटली बहुत सी अच्छी-अच्छी किताबें, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने बहुत सी अच्छी किताबें जो है वो दी हैं। जब आप लिखने की आदत डालोगे, देयर विल बी अ टाइम कि आपके रास्ते में वो जो ब्लॉक दिमाग में आ जाता है वो खत्म हो जाएगा। आपका दिमाग एक चीज़ के लिए आदी हो जाएगा और वो ब्रेनस्टॉर्म हो जाएगा, कि आपका दिमाग जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग की कंडीशन में चला जाएगा। और अब उसको क्विकली जो है वो फ्रेमवर्क जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा कि मुझे ये काम इसलिए करना है। इन सब के बाद आपको जो है वो फुल लेंथ एसे को ट्राई करना। फुल लेंथ एसे को ट्राई करोगे, फिर उसके बाद चीज़ें जो है वो आपके लिए मज़ीद आसान हो जाएँ। अब हमारे पास जो है, ये सारी की सारी वो बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। एंड व्हेन आई से कि आपको स्टैट का पता होना चाहिए, आई मीन इट। आई मीन इट कि आपको पाकिस्तान में रहते हुए आपके हायर एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जुडिशरी के बारे में क्या आपके जो है वो स्टैटिस्टिक हैं। हायर एजुकेशन के बारे में क्या पता होना चाहिए, आपके नॉलेज में होना चाहिए कि आपकी कितनी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो टॉप 500 के अंदर हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की कितनी यूनिवर्सिटियाँ टॉप 500 के अंदर हैं। आपको पता होना चाहिए चाइना की कितनी। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है वो हम साइंस में कहाँ पे खड़े हैं। जब आप जुडिशरी की बात कर रहे हो, आपसे एक्सपेक्टेशंस हमारी ये होती हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने केसेस मौजूद हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके जजेस जो हैं वो कितने जजेस आपके कितने लाख लोगों के लिए हैं। आपके आपके इल्म में होना चाहिए कि कितनी वैकेंसीज़ हैं। आपने प्राइवेटली 2-3 दफ़ा ये लिखा है, आई एम सॉरी व्हाट डज़ इट मीन का मुझे समझ में नहीं आया। यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? If you have a specific question, I'm going to take a break and then we can definitely discuss all the things that you have highlighted. अब्दुल रहमान, I'm talking to. So अगर हम जो है वो करप्शन के ऊपर बात कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें प्लीज़ लिख लीजिएगा, अगर अभी नहीं पता तो बाद में देख लीजिएगा। आपके पास करप्शन के इंडेक्स में कहाँ पे खड़े हो? रैंकिंग क्या है? अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर लिखना पड़ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आप कहाँ पर खड़े हो। अगर फूड प्रोसेसिंग है, डिज़ास्टर है, पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, हेल्थ है, इकोनॉमी है, पार्लियामेंट है, एनजीओज़ है, जियोनल सिस्टम है, एनर्जीज़ हैं, इस क्रिमिनल सिस्टम्स हैं, डिजिटल पाकिस्तान है, वाटर स्कैर्सिटी है, इन तमाम चीज़ों के नोट्स बने हुए होने चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो इन सब पे जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो नोट्स तैयार कर रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग द नोट्स? कितने लोग ऐसे हैं जो कि इसके नोट्स जो हैं वो तैयार कर रहे हैं ऑलरेडी? यू आर मेकिंग नोट्स, दैट्स गुड। अब जब आप इन पे नोट्स बनाते हो, इनके ऊपर अपनी जो है सारी की सारी स्टैटिस्टिक्स को निकालना शुरू कर देते हो, फिर आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे खड़े हैं। फिर जो है आपको एक और चीज़ को पढ़ने की हैबिट डाल लेनी चाहिए। देखो, आपने जब भी अपना एसे लिखते हो ना, आप अपने एसे के अंदर कुछ इलस्ट्रेशंस भी आपको देनी पड़ती हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि जो आप बात करो बड़ी सोच समझ के करो और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए केस स्टडीज़ को पढ़ने की भी आदत अपना लो। केस स्टडीज़ को। केस स्टडीज़ क्या होती हैं? आपको पता हो कि जब भी किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात करनी है, आप पाकिस्तान की पॉवर्टी को किसके साथ जो है वो कंपैरिज़न करना है आपको। और ऐसे के पेपर को हल करते हुए ही आपको कम से कम पाकिस्तान का मैप ज़हन में होना चाहिए। ना सिर्फ पाकिस्तान का मैप, बल्कि वर्ल्ड मैप भी अगर सारे का सारा आता हो तो उसमें कबाहत नहीं है। आपको सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसे के पेपर में आप डायग्राम्स तो नहीं बनाओगे, लेकिन फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत है। अगर आप ये समझते हो कि कहीं पे आपको फ्लो चार्ट के साथ चीज़ों को जो है वो लेके चलना। अब मेरे नज़दीक
अगर आपने एक अच्छा ऐसे लिखना है, तो आपकी ग्रिप जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये सारी की सारी वो आगाज़ के अंदर कुछ चीज़ें थी जो मैं चाहता था कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? तो सीएसएस के लिए इंग्लिश में पहले क्या स्टार्ट करना है? इंग्लिश पे स्टार्ट करेंगे। I do not have any idea how to make notes. No worries, you can definitely start your notes after today's session, मुज़म्मिल। किसी को भी आइडिया नहीं है, सभी जो है वो स्टार्ट करेंगे, तो आप भी इसको जो है वो कर सकते हैं। हमारे पास जो है इस किताब के अंदर जो है वो हम चलते हैं और अब हम समझते हैं कि हमें आउटलाइन कैसे बनानी होती है। जब हम आउटलाइन बनाने की बात करते हैं, न जाने हम में से क्यों हर एक अपनी-अपनी आउटलाइन के लिए एक नई-नई स्कीम रखता है। हर एक के पास एक अपना तरीक़ेकार है कि मैं अपनी आउटलाइन ऐसे बना लूँगा, मैं अपनी आउटलाइन ऐसे बना लूँगा। आसिया वी विल डेफिनिटली डिस्कस इट। आप तो रेगुलर स्टूडेंट हैं, हम इसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। अभी मेरा फ़ोकस ऐसे के अंदर मटेरियल क्या होगा और आउटलाइन क्या होगा, ये 2 टॉपिक्स हैं। आउटलाइनिंग एंड ऐसे। देखो, पहली बात तो ये है कि जिस्म के अंदर ढाँचा मौजूद होता है हमारे में, वो ढाँचा हमें नज़र नहीं आता। स्केलेटन इज़ देयर लेकिन वो नज़र नहीं आता। इमेजिन कीजिए कि आपकी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन है, यही आपकी आउटलाइन है। ये स्केलेटन करता क्या है? ये स्केलेटन आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है। यही रोल आपकी आउटलाइन का है। आपकी पूरे के पूरे ऐसे की बॉडी को सपोर्ट करना होता है आपकी आउटलाइन। अगर आपकी आउटलाइन आपके रीडर को नज़र नहीं आती है या आउटलाइन बिखरी हुई नज़र आती है, इमेजिन कीजिए क्या ये मुमकिन है कि अगर अंदर से स्केलेटन जो है वो डिस्टर्ब हो चुका हो और बाहर की बॉडी ठीक नज़र आए? इज़ इट पॉसिबल कि हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल ठीक हो और स्केलेटन अंदर से डिस्टर्ब हो हमारा? येस? नो? हमारे पास जो है वो ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर स्केलेटन डिस्टर्ब होगा, हमारी बॉडी डिस्टर्ब होगी। रिमेंबर वन थिंग आउटलाइन बनाने से पहले कि आउटलाइन आपके ऐसे को सपोर्ट करने जा रही है, उसको एक स्ट्रक्चर देने जा रही है। अगर आपने अपने ऐसे के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, वो आउटलाइन में लाज़मी तौर पे होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज़ अपने ऐसे के अंदर ऐड कर दी जो कि आउटलाइन में मेंशन नहीं है, इट मीन्स कि वो आपका बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। ये हरगिज़ आप नहीं करोगे। आउटलाइन मेकिंग में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो आउटलाइन जो है हम ऑर्गेनाइज़ेशन को दिखाती है, आपके पास आइडियाज़ को दिखाती है, ऐसे की कंक्लूजन को दिखाती है। आउटलाइन लिखने से पहले सीएसएस पीएमएस का पेपर जब हाथ में आता है, 9 बजे अमूमन पेपर शुरू होता है, 9 बज के 5 मिनट तक ये सोचो कि लिखना क्या है। उसके बाद एक रफ सी आउटलाइन बनानी शुरू करो, ठीक है? रफ सी आउटलाइन बना के समझने की कोशिश करो कि हाँ यार, ये जो बात इसमें कर रहा है, क्या ये बिल्कुल ठीक है? चलो एक आउटलाइन देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास जो है वो एक आउटलाइन है। ये वाली एक आउटलाइन नज़र आ रही है, राइटिंग एन आउटलाइन। मैंने कल भी आपके साथ अर्ज़ किया था कि कुछ स्टूडेंट्स जब आउटलाइन लिखना शुरू करते हैं, वो पहले मार्कर से पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और आउटलाइन को आउटलाइन्स लिख के जो है वो शुरू कर देते हैं। फिर पेपर के बाद कहते हैं कि वालिदा आपने दुआएँ नहीं की थी वरना मैंने पास हो जाना। आउटलाइन्स नहीं होता है, आउटलाइन होता है। आउटलाइन जो है वो आप एक ऐसा प्रोसेस है जिससे पहले आपने आइडियाज़ इकट्ठे कर लिए हुए हैं और ये आइडियाज़ वहीं से इकट्ठे हुए हैं जहाँ से मैंने आपको बता दिया। ये आइडियाज़ जो इससे पहले आपने डेली नॉन फिक्शन पढ़ने की आदत डाली है, वहाँ से आपके पास ये आइडियाज़ आए हैं। आइडियाज़ में क्या होगा? सबसे पहले जो है आपकी आउटलाइन जो होती है, एक ऐसा आउटलाइन, एक ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम है जिसने आपने आपके आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। जो आपके रीडर को बताना चाहता है कि जब ऐसे को शुरू करोगे, यहाँ से इसका इंट्रोडक्शन शुरू होता है। ये इसका फर्स्ट मेन आइडिया है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये कंक्लूजन है। याद रखिएगा कि आपने काम करना है। अगर आपने बाहर जो है वो मेन हेडिंग्स में रोमन यूज़ कर ली है, तो अंदर आप जो है वो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हो, स्मॉल भी कर सकते हो, कैपिटल अल्फ़ाबेट से स्मॉल यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर इससे भी सब हेडिंग्स में जाना है, तो आपको चेंज करना होगा 1 2 3 पे, इन न्यूमरल्स पे जाना पड़ेगा। ये महज़ इत्तेफ़ाक की बात नहीं है कि यहाँ पे रोमन्स हैं, यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं और यहाँ पे ये डिटेल्स हैं।
ये तरीक़ेकार है ऐसे को लिखने का। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसी तरतीब से चलेंगे। इंट्रोडक्शन है, अगर आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं देना चाहते हो, तो यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट पुट कर सकते हो और फर्स्ट मेन आइडिया, फर्स्ट वर्किंग ग्रुप, सेकंड, थर्ड इनको पुट कर सकते हो। चलो एक आउटलाइन को देखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास टॉपिक है डू नॉट सपोर्ट न्यूक्लियर एनर्जी। अभी हमारे पास जो है वो इस ऐसे का मेन टॉपिक है। जस्ट इमेजिन डू नॉट सपोर्ट न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी का टॉपिक जो है वो हमारे पास यहाँ पे है। अब अगर हम इसी टॉपिक को देखें, ये इसकी थीसिस स्टेटमेंट है जो टॉप ऑफ द लिस्ट है। थीसिस स्टेटमेंट से पहले यहाँ पे ये देख लें, सारी की सारी जो चीजें हैं वो इसने किस तरह से लिखी हुई हैं, बिल्कुल जो है वो एक सीधी लाइन में चल रही हैं और सबके सब रोमन में। इंट्रोडक्शन नहीं लिखा, इसकी जगह पे हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट। सेकंड नंबर पे वेरी एक्सपेंसिव। अब इसका जो है वो एक हेडिंग हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूल is expensive, nuclear power stations are expensive. सब हेडिंग्स 1 2 3 के साथ जो है वो दी गई। ये हमारे पास जो है वो एक आउटलाइन लिखने का प्रॉपर तरीकेकार है। इस तरह से जो है वो हम एक आउटलाइन को लिखते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं आप ऐसे। यू नीड टू चेंज द पैटर्न कि अब आप अगर इस तरह से लिख रहे हो कि वन के साथ इस सारे के सारे यूज कर रहे हो, नो इट इज नॉट द। यहाँ तक हम रुकेंगे। ये हमारे पास वो तमाम की तमाम चीजें थी जो सबके लिए थी, जो मैं चाहता था कि सब के सब इसको देख लें। कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम जो है जब अपनी आउटलाइन को देख चुके हैं, इट मीन्स कि अब हमें पता चल गया है कम से कम कि इसका फॉर्मेट क्या है। हमने सिर्फ इसके फॉर्मेट को देखने की कोशिश की। इसका फॉर्मेट जो है वो हमारे पास पता चल गया कि बाहर हम जो है वो रोमन से शुरू कर सकते हैं और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ए बी और 1 2 3 से हम जो है वो मूव ऑन कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर मार्जिन लाइन किस कलर की होनी चाहिए? आपकी जो है वो ब्लैक या ब्लू ही हो सकते हैं, बाकी जो है वो और कोई ना कीजिएगा। हमारे पास जो है, जब हमने इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश की, तो आगे चल के हमारे पास पता चलता है एक आउटलाइन बनाना जो है वो। अब हमने जो है मेन हेडिंग्स को समझना है, थीसिस स्टेटमेंट को समझना है और कंक्लूजन को समझना है। How to specify AB and 1.2E? I will take your question. Let's rejoin the class. यहीं से आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास राइटर कैसे जो है वो हमसे बात कर रहा है कि कैसे हम जो है वो अपनी आउटलाइन बना सकते हैं। उसी लिंक से ज्वाइन करते हैं, यहीं से आगे चलते हैं, सीखते हैं थीसिस स्टेटमेंट को, मेन आइडिया को, सपोर्टिंग पॉइंट्स को और कंक्लूजन को।